सीटेट एग्जाम 2024 21 जनवरी को संपन्न हुआ। पहले शिफ्ट में जूनियर का पेपर हुआ था, फिर सेकंड शिफ्ट में प्राइमरी का पेपर हुआ था। मैथ्स के सलूशन की जिम्मेदारी मेरी रहती है। हालांकि यह पेपर विवादों का विषय रहा है और अभी तक वो चीज़ें सुलझ नहीं पाई, लेकिन पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम है वो बढ़ता रहे, वो चलता रहे, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें जूनियर लेवल के जो पहला सेकंड पेपर हुआ था, मतलब पहले शिफ्ट में हुआ था, उसके सभी मैथ्स के आए प्रश्नों की एनालिसिस मैंने की थी। आपने देखा था किस तरह के प्रश्न आए थे, कैसे उनका सोल्यूशन होना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, जो आगे की तैयारियों में आपको हेल्प करती है। और क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सभी प्रश्न समझा दूँ, बता दूँ। आप कंफर्म किए रहिए, आगे भी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें भी उसका उपयोग करते रहिए। पैटर्न पेपर का जो होता है वो काफ़ी कुछ मैच कराता है। जब आगे कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो जो नया ट्रेंड होता है उसी के हिसाब से चीज़ें आती है, तो नए ट्रेंड से अवेयर कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर उसी 21 तारीख को जो सेकंड मीटिंग में प्राइमरी का पेपर हुआ था उसके सभी मैथ्स के प्रश्नों को मैं हल कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्लीट पेपर सोल्यूशन है विथ एनालिसिस, मतलब हर प्रश्न की व्याख्या मैं अच्छे से कर दूंगा। 21 जनवरी को पेपर हुआ था 2024 को, पार्ट 1 अर्थात पहला भाग, मतलब पेपर 1 कह सकते हैं इसको, पेपर 1 कह सकते हैं, पार्ट 1 तो अलग चीज हो गई, पेपर 1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहिए। मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को हम इसमें आपको अपडेट करते हैं। जब भी कोई भी सूचना देनी होती है, कोई बात करनी होती है, तो हम यहाँ पर आते हैं, आपको मैथ्स से सब कुछ रूबरू कराते हैं। साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहिएगा, जो मैथ्स का चैनल है, जिसमें आपको कभी भी कोई भी रिलेटेड एक्टिविटी मैथ्स की आपको प्राप्त हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए सीटेट प्राइमरी मैथमेटिक्स 21 जनवरी 2024 अर्थात पेपर 1 की कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करते हैं। आसान सा प्रश्न आता है, पहला एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पर बॉडमास का नियम एप्लीकेबल होता है। जो बॉडमास हम पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि BODMAS, हालांकि इसमें कोई ब्रेकेट नहीं है तो ब्रेकेट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ओ भी नहीं है, ओ का भी पार्ट छोड़ दीजिए। फिर डिवीजन आता है सबसे पहले, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जो जैसे कहा गया उस हिसाब से करिए। हमको यहाँ पर 3 टर्म में चीज़ें बटी दिख रही हैं, एक ये भाग है, एक ये भाग है, एक ये भाग है, ये माइनस है, ये माइनस है। 5 से इसको डिवाइड करें 7 होगा, 5 से 1 35 होता है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करें 5 से 15 होता है, 5 पचे 25, 25 से 26, 5 दूना 10, 2 12, 126.5 हो गया। -7 है, माइनस इसको गुणा करें 3 पचे 15, 3 अठे 24 होता है, 24 एक 25, 5 कैरी 2, 3 एक के 3 2 5, 55.5 हो गया। हमें क्या करना है, 126.5 से 7 घटाना है, और क्या घटाना है, -55.5 घटाना है। तो दोनों घटाने से एग्जैक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको डिसाइड करना है। जैसे ये जुड़ जाएगा दोनों, 55 7 62.5 होगा, तो मतलब इसमें से मैं 62.5 घटा दूं, क्योंकि इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, दोनों जुड़ेंगे और साइन माइनस की होगी, तो 55 7 62.5 होगा। दशमलव देखिए 0 हो गया, 6 से 2 4 होता है, 12 से 6 6 होता है। 64 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 64, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है 64। अगर आपने उस समय लगाया होगा एग्जैक्टली सही है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इस तरह से हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, मेंटली तैयार रहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी स्थान O से कोई एक इनिशियल पॉइंट O था, जिससे आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश, मतलब यहाँ पर जो मेढक होता है 3 कदम, 3 कदम, और जो खरगोश होता है 7 कदम, 7 कदम जो खरगोश होता है, खरगोश क्या करता है 7 कदम की छलांग लगाते हैं, या 3 कदम के हिसाब से चलता है, 7 कदम के हिसाब से चलता है। निम्न में से किस कदम पर दोनों की छलांग एक साथ होगी, मतलब दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। दरअसल ये जो कंडीशन होती है, जैसे 3 कदम, 3 6 कदम, फिर 7 9, फिर 12, फिर इस हिसाब से, या 7 6 7, फिर 7 14, फिर 21, मिलने को तो मिलेंगे 21वें छलांग पर भी। जैसे 21 जो नंबर होगा, 21 पोजीशन होगी, 21वां कदम होगा, तो इस समय खरगोश भी रहेगा और मेढक भी रहेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि वह 21 इसमें है नहीं, मतलब वह संख्या हमें इसमें ढूंढनी है जो 3 और 7 के टेबल में आए। 3 और 7 के जो टेबल में आएगी वही संख्या इस समय इस प्रश्न का उत्तर होगा, और इसको आपको डिसाइड करना है। जो 3 से कोई संख्या कटे, क्योंकि खरगोश जो मेढक जो है वो 3 कदम पर छलांग लगाता है, तो 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। खरगोश 7 कदम पर छलांग लगाता है, तो 7 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। जो संख्या 3 से कटे और 7 से कटे उसी को इसमें हमें सेलेक्ट करना है। 3 से कौन संख्या कटती है, जिसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है, सारे डिजिट्स का सम, और सम देखिए 5 4 9 और 9 3 12, 3 से तो देखिए कट रहा है, बट 7 बचे 35, 4 छूट जाएगा तो 7 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 4 3 7 3 10, या 3 ही से नहीं कट रहा है, इसको खत्म कर दें। 7 1 8 3 11, 3 से नहीं खत्म कटेगा, कैंसिल करो। अब बचा को ले दे करके 3 7 8, सबसे पहली बात 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा। 7 से भी चेक करो, 7 बचे 35, 7 चौके 28, अर्थात यह 7 से भी कैंसिल हो रहा है,
और 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो इसका राइट सोल्यूशन कितना होगा, 378 होगा। 378वां जो स्टेप होगा, कदम होगा, उस पे खरगोश और जो क्या नाम है उसका, मेढक, दोनों एक साथ छलांग लगाते हुए नजर आएंगे। तो दिस इज द राइट सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपने सेट किया होगा, सोल्यूशन किया होगा, तो इसका करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ये बार बार मैं पढ़ाता हूँ, जब भी कभी इस तरह की बातें होती है, नंबर का क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताया होगा, तो उस दौरान भी मैंने आपको कई सारे नंबर के जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, क्लासिफिकेशंस, उसको स्पष्ट किया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक तो अभाज्य, एक तो अभाज्य है, सॉरी एक ना तो होना चाहिए, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। लिखा होगा वन इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। एक के बारे में आपको कंफर्म कर दूं, वन सही बात है, जिसने लिखा एकदम करेक्ट है। वन इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, मतलब अगर हम लोग अभाज्य और भाज्य की शुरुआत ही सोचते हैं तो कहां से शुरू होती है, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस लाइन को बहुत ही क्लियर समझिए। एक को लेकर के पहली बात तो कंफर्म है कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एकदम सही है। अभाज्य जो होता है वह संख्या होती है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक के केवल एक फैक्टर है। अभाज्य को अगर कभी एक्सप्लेन करिए, द नंबर कंटेनिंग टू फैक्टर्स ओनली, दो ही फैक्टर हो, मतलब किसी भी संख्या के दो फैक्टर फिक्स होते हैं, दो गुणनखंड तय होते हैं, एक तो वह खुद और एक तो एक। जैसे दो है तो दो के दो फैक्टर है, एक है दो है। तीन के दो फैक्टर, एक है तीन है। पांच के एक और पांच, सात के एक और सात, 11 के एक और 11। तो ऐसे नंबर अभाज्य होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। और भाज्य मतलब वह संख्या जिसके कम से कम तीन फैक्टर होते हैं। जैसे चार, एक होगा चार होगा दो भी होगा। छः, एक होगा छः होगा दो होगा तीन होगा। आठ, एक होगा चार होगा दो होगा आठ होगा। ये सब संख्याएं जिनके तीन या तीन से अधिक फैक्टर होते हैं। एक की बात करो, एक के पास केवल एक फैक्टर, वह खुद ही है, तो कंटेनिंग वन फैक्टर ओनली, सो ना तो प्राइम की कैटेगरी में जा रहा है ना ही कंपोजाइट की कैटेगरी में जा रहा है। तो यह ऑप्शन पहला सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे के स्टेप देख ली तो कंफर्म हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य को दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती है, दो गुणनखंड चाहिए और इसके पास एक ही गुणनखंड है, तो ये खत्म है, कैंसिल है। एक एक भाज्य संख्या है, भाज्य भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाज्य को कम से कम तीन फैक्टर की आवश्यकता होती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक दोनों है, भाज्य भी अभाज्य, तो पॉसिबल ही नहीं, छोड़ दीजिए इसको। तो पहला ऑप्शन ही अगर आपने लगाया होगा तो दैट इज करेक्ट सोल्यूशन। हम लोग कभी भी क्लासिफिकेशन पढ़े तो बहुत ही क्लियरली इसको समझें, वन इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पास एक नंबर है 25454। हमें इसको प्राप्त करने के लिए एक संख्याओं का कलेक्शन दिया गया है। तीन संख्याएं दी गई हैं, 9909, 9099, 9009 के योग में से क्या घटाना होगा। इसने कहा हमें ये तीन नंबर्स दिए गए हैं जिनके जोड़ में से क्या घटा दें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपकी कहीं तीन इनकम थी, ए इनकम थी, ए इनकम थी, ए इनकम थी। इन तीनों इनकम से कितना हम खर्च कर सकते हैं कि हमारे पास इतने की सेविंग रहे, इतने की बचत रहे। तो पहले इनको जोड़ लो कि आपकी इनकम है कितनी। 9 9 18 9 27, 2 हो गया, 9 2 11, 1 हो गया, 9 1 10, 0 कैरी 1 हो गया, 27 1 28। आपके पास टोटल इनकम 28,017 की है, 28,017 की है। आप इसमें से कितना खर्च कर सकते हैं कि आपके पास यह बच जाए। तो आपने क्या किया, 28,017 से 25,454 को 25,400 एग्जैक्टली जैसे दिया है उसी प्रकार से प्रेजेंट कर दीजिए। 25,454 को आप घटा दो। 7 से 4 कितना होता है, 3। अंत में 3 में एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू कर लीजिए। 11 से 5 6 होता है, 10 से 4 6 होता है, 8 से 5 क्या होता है, सॉरी 8 नहीं बचेगा, 7 7 से 5 2 होता है, 2663। 2663 इज नॉट इन ऑप्शन, इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। और सॉरी एक बार फिर से इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो कहीं हम ही गलती ना कर रहे हो, तो उसको चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम घटाव को देखो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से। 7 से 4 3, 11 से 5 6 होता है। यहाँ पे ये संख्या जब एक निकल गई तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 से 4 5 आएगा, और यहाँ पर भी 7 बचेगा, 7 से 5 2 आएगा, 2563 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, चाहे जितनी बड़ी मैथमेटिक्स आपको आती हो। ये सब एनालिसिस भी यही समझ में आता है कैसी गलतियां करते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न दिया ही इसलिए जाता है कि उनको पता है कि आपको जोड़ घटाव आता है, पूरे कॉन्फिडेंस से आप करोगे और तनिक से भी कंफ्यूजन से आपका प्रश्न पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर 2563 राइट सोल्यूशन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पांचवा नंबर, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला,
डाइस जिसको कहते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो डाइस होता है ना, पासा उछालते हैं। तो जब पासा उछालते हैं तो आपको पता है कि उसमें ऑप्शंस क्या क्या आ सकते हैं। क्या क्या आता है बताइए। आपको 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3, 4, 5, 6। 1 से लेके 6 तक का कोई भी अंक जो पॉइंट्स के रूप में लिखा रहता है वो मिल जाता है आपको। तो यामिना ने जब एक पासे को 10 बार उछाला तो उसे क्या क्या मिला। 5 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 6 मिला, 1 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 3 मिला, 3 मिला, 2 मिला। तो उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई, कौन से नंबर की अकरेंसेस सबसे ज्यादा है, चेक कर लीजिए। उसमें भी देखो, जैसे अगर इस तरह से लिखा करे ना तो आप ऑप्शन चले जाए करिए। जैसे हम चेक करें 5, या फिर छोड़ दो डायरेक्टली देख लो, आपको खुद ही कन्फर्म हो जाए। जैसे 5 की अवेलेबिलिटी चेक करिए, यहाँ पर भी 5 ही लिखा हुआ है। 5 की अवेलेबिलिटी 2 बार है, 5 2 बार है। 6 की अवेलेबिलिटी देखिए, उसी को चेक करिए जो ऑप्शन में है। 6 की अवेलेबिलिटी 1 2, 6 भी 2 ही बार है। 5 भी देखा तो हमने 2 बार था, 6 भी कितना बार था, 2 ही बार था। 3 को चेक किया, 3 1 2 3, 3 3 बार है, 3 3 बार है। और 1 की बात करो तो 1 1 ही बार है। तो सबसे ज्यादा 3 अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी में है। 3 की अवेलेबिलिटी सबसे मैक्सिमम 3 टाइम्स है। इस पूरे आउटकम्स में जो हमको प्राप्त हुआ है 1 से लेके 6 तक के नंबर्स का, जो कि पासे को उछालने पर, डाइस को रोल करने पर प्राप्त होते हैं, उनमें 3 की अवेलेबिलिटी सबसे मैक्सिमम 3 टाइम्स है, 1 2 3। बाकी 5 भी है, 5 2 बार है, 6 भी है 2 टाइम्स है। तो 3 इज द मैक्सिमम टाइम अकर्ड। सो 3 करेक्ट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी से प्राप्त हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 और इसका एग्जैक्ट राइट सोल्यूशन है। छठा नंबर, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन को घेरने के लिए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में। ब्रिज के पास अपनी एक पसंद की, एक उसको, उसके रुचि की, उसके इंटरेस्ट की एक लैंड है जिसको घेरना है। उसके पास 100 मीटर तार है। क्या है, 100 मीटर तार है। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है। उसके दिमाग में है किसी तार का उपयोग करके हम सबसे बड़ी लैंड का एक्वायर करेंगे। मतलब उसको ऑफर मिल गया कि तुम चाहे जो सेलेक्ट कर लो, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ के हिसाब से जिस मेजरमेंट को सोचो उस मेजरमेंट को सेलेक्ट कर लो। तार आपको उतना ही मिला है, तार इनको भी उतना मिला है, 100 ही मीटर है। 100 मीटर का उपयोग करके वह अपनी अपनी पसंद की जमीन वह सेलेक्ट करना चाहता है। सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना भी चाहता है। निम्नलिखित में किस माप का टुकड़ा, जो हमारे पास मेजरमेंट्स दिए गए हैं उनमें किस माप का टुकड़ा ले ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी मेजरमेंट्स है लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में, और लेंथ इनटू ब्रेथ होगा तो क्लियर है कि रेक्टेंगल के फॉर्म में जमीन होगी। इसका अर्थ है कि जितनी भी मेजरमेंट्स दिए गए हैं, मेजरमेंट्स लंबाई और चौड़ाई का होता है। तो इसका सबसे पहले पूरा तार की जो लंबाई है, जिससे जिससे वो जमीन को कवर करना चाहता है, तार की लंबाई क्या होती है पता है, परिमाप पेरीमीटर के बराबर होती है। परिमाप होता है ट्वाइस एल प्लस बी, अर्थात जो लेंथ और ब्रेथ का योग और उसका डबल 100 होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। जैसे आप चेक करिए, 45 5 50 दूना 100, 35 15 50 दूना 100, 30 20 50 दूना 100, 25 25 50 दूना 100। मतलब जितने भी मेजरमेंट है कंफर्टेबल है, मतलब वो सही मेजरमेंट है। मतलब लेंथ ब्रेथ में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ ऐसे भी कभी हो सकता था जिसमें हम जोड़ते तो पता चलता कि जुड़ते तो कुछ आते, लेकिन जुड़ने के बाद जब बूढ़ा होता उनका आपस में डबल होते तो 100 ना हो पाते, तो उनको हम छोड़ ही देते। फिलहाल यहाँ पर सबको जोड़कर जब डबल करते हैं, दरअसल परिमाप जो होता है अर्थात पूरी जो लेंथ तार जिसका उपयोग करना है उसको हम परिमाप ही कहेंगे। लंबाई चौड़ाई का दूना होता है परिमाप। तो आप लंबाई चौड़ाई को डबल करके, लंबाई चौड़ाई को जोड़कर अगर डबल करेंगे तो उस तार की लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लैंड एरिया पर ही डिपेंड करेगा। तो सबसे बड़ा लैंड अगर परचेज करना है तो उसे क्या करना होगा, इनके प्रोडक्ट को देखना होगा। अब इनका प्रोडक्ट इसमें सर्वाधिक कौन है, 45 गुणे 5 करेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22 होगा। 35 गुणे 15 करिए, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52 होगा। 30 गुणे 20 600 होगा। और फाइनली 25 गुणे 25 625 होगा। तो सबसे बड़ा एरिया तो डी ऑप्शन से मिलेगा। अर्थात अगर आप 25 25 का लेंथ ले, 25 लंबाई ले, 25 चौड़ाई ले और उसको घेरे हो तो सबसे ज्यादा एरिया को वह अचीव कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन होगा। 25 गुणे 25 अर्थात 25 लंबाई और 25 चौड़ाई का वह लैंड होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, इसका सोल्यूशन हो गया है। सातवां देखिए, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए और बताइए अगले दो पद क्या होंगे। टर्म्स देखिए, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125। साफ साफ समझ में आ रहा है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो आगे 6 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा। कुछ क्यूब आपको तैयार करने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए कंपटीशन के हिसाब से। 216 होगा 6 का क्यूब और 7 का 343 होगा। 216 और 343 ऑप्शन नंबर ए में ही अवेलेबल है।
6 का क्यूब 216 होता है और 7 का 343 होता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 216 एंड 343 इज द करेक्ट सोल्यूशन। इस प्रश्न का हल है। क्लियर है? आगे चलिए। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल कहीं आप भेजते हैं तो आपको कॉस्ट देना पड़ता है, मतलब वेट के हिसाब से, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे इस प्रश्न का नेचर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हमेशा ऐसे पैटर्न्स बनते हैं एग्जाम में। पार्सल का जो वेट है, भार 50 ग्राम और उससे कम कहा गया है। देखो जैसे आप कभी गाड़ी किसी का किराए पे लेते हो तो फिक्स चार्जेस होते हैं कि आप ले जाओ सर, चाहे 1 किलोमीटर चलाओ चाहे ना चलाओ, हम इतना तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे ना। उसके बाद जितना आगे बढ़ोगे रेट हमारा फिर किलोमीटर के हिसाब से आगे इंक्लूड होता चला जाएगा। यहाँ पर भी स्थिति है कि पार्सल का वेट अगर 50 ग्राम हो या उससे कम हो तो हमारा एक फिक्स चार्ज है और वो हमारा है 15 रुपए। आपको कम से कम 15 तो देना ही देना मुझे है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है अगर पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, अब 50 ग्राम अगर बढ़ेगा प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 7 रुपए, मतलब जो आगे 50 ग्राम, जैसे आप देखो 50 ग्राम तक का तो 15 तय है, लेकिन अगला जो 50 ग्राम होगा उसके लिए 7 रुपए, फिर अगले 50 ग्राम के लिए 7 रुपए, हर 50 ग्राम के लिए 7 रुपए और देने होंगे, 7 रुपए के दर से देने होंगे। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है, ठीक है। पार्सल का भार 350 ग्राम है, 350 ग्राम है, इतना टोटल वेट का पार्सल है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव करिए, मतलब कितने पैसे मीना भुगतान करेगी तब वह पार्सल उसकी सहेली चारू के पास पहुंचेगा। इसमें से पहले आप 50 निकाल दीजिए, 50 ग्राम निकाल दीजिए, उसके लिए 15 रुपए तय भी कर दीजिए, 15 रुपए फिक्स कर दीजिए। अभी जब जैसे ही 50 निकलेगा, 50 निकलते 300 ग्राम बचेगा। इसके लिए हमें रेट के हिसाब से कॉस्टिंग डिसाइड करनी होगी। अगर हम 50 ग्राम के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 50 ग्राम के हिसाब से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 50 से डिवाइड करिए 6 आएगा, मतलब 50-50 के 6 डिस्ट्रीब्यूशन इसके बन पाएंगे। एक 50 ग्राम के लिए 7 रुपए, तो 6 बार है तो 6 गुणे 7 कर दो, 7 छंगे 42 रुपए, 42 रुपए हो गए, ठीक है। 42 रुपए यहाँ से टोटल देना पड़ेगा उसे, और 15 रुपए तो फिक्स चार्ज है, तो 42 प्लस 15 42 प्लस 15 57 रुपए टोटल इस पार्सल को भेजने के लिए मीना को 57 रुपीज का कॉस्टिंग यहाँ पर पे करना होगा। टोटल इतना भुगतान करना होगा। 8वें प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन आपका 57 रुपए है, ठीक है। 57 रुपए भुगतान कर दे, पार्सल उसके सहेली के पास पहुंच जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है? 8 जोड़ देने पे संख्या दुगनी हो जाती है। जैसे संख्या अगर n ले लें, n में अगर हम 8 जोड़ दें तो वह संख्या डबल हो जाए, अर्थात 2n हो जाए। कन्फर्म, एक संख्या है जिसमें अगर 8 जोड़ दें, संख्या n है, 8 जोड़ दें तो डबल हो जाए, 2n हो जाए। तो आपको उधर n कर दो तो n का मान सीधा सीधा 8 नहीं हो गया, अर्थात ऑप्शन से भी जा सकते थे, इसमें कोई ऐसी नहीं है। मतलब 8 में अगर 8 जोड़ दो तो 16 होगा कि नहीं, 16 मतलब डबल हो गया। बाकियों में अगर 8 जोड़ दो, 16 8 24 नहीं होगा, 6 8 14, 8 8 16, हाँ 8 8 16 होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। 8 में अगर 8 जोड़ दें तो अपना डबल हो जाएगा, अर्थात 16 हो जाएगा। वैसे भी कोई चीज डबल तब होता है जब उतना जितना हो अभी वर्तमान में, इसका दूना अगर होना है तो क्या करना हो, जितना हो उतना जोड़ो। तो इसमें ऑप्शन में अगर 8 था तो 8 ही तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 8 में 8 जोड़ेंगे तभी तो दूना होगा। तो 9वें प्रश्न का उत्तर 8 है। 10वें पर आ जाइए। त्रिभुज के, अभी देखिए ऐसे वर्बल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। चतुर्भुज का 360 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिभुज मतलब किसी भी सम ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक सदैव समबाहुभुज, समबाहुभुज देखो ध्यान से, एक क्या अब यहां पर समझना है कि क्या समबाहुभुज होता है। समबाहुभुज किसको कहते हैं? इट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण क्या होते हैं? सभी कोण समान होते हैं। सभी भुजाएं और सभी कोण जिसके समान होंगे वही बहुभुज, वही पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बंद आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खंडभुज, सप्तभुज, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, दे ऑल आर द पॉलीगन। ये सब बहुभुज होते हैं। यह जो पॉलीगन है रेगुलर कब होगा? जब उसके सभी भुजाएं सभी कोण समान होंगे। आपने जैसे पढ़ा होगा त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी भुजाएं सभी कोण समान होते हैं। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तो कन्फर्म, चलो ठीक है, नहीं मेजरमेंट पता है लेकिन समान है, उनके सभी कोण 60 डिग्री भी होते हैं। वृत्त में सभी भुजाएं सभी कोण, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है।
समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दो भुजाएं दो कोण समान होते हैं, दो भुजाएं समान होती है तो दो विपरीत कोण समान होते हैं। वर्ग, वर्ग जो होता है बिल्कुल, वर्ग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो दिस इज द रेगुलर पॉलीगन, यही एक रेगुलर पॉलीगन है अर्थात समबाहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होती हैं। तो वर्ग इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर जो होगा दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। इसमें देखिए ऐसे पूछ लेता है, 2 सही 3/4 है, समकोणों में ये समकोण है, राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है, इसमें कुल कितने कोण हैं, मतलब इसकी कुल कितनी डिग्री है ये बताना है। 2 सही 3/4, 4 दूना 8, 3 11/4 है, 11/4 गुणे 90, क्योंकि एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। अब इसको 11 9 99 कर दीजिए, 990/4 है। ठीक है, डिवाइड करिए, 4 दूना 8 है, 1 और 9, 4 चौके 16 है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, दो सही, देखो दो सही, ये हमने टर्म्स डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट लिखा है, इसको आप सही कर लीजिए। पहले लिखा है 2 सही 2/3 है राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, और गुणे आप क्या कर दो, 3 दूना 6 2 8/3, 3 दूना 6 2 8/3, 3 से डिवाइड कर दे कितना होगा 30, 30 को हम 80 से गुणा कर दें 240, 8 3 24, 240 डिग्री होगा, 240 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये हमेशा पूछा जाता है सीटेट में, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको एक वैल्यू दे देगा नंबर में, कहेगा इतना समकोण है, इसमें बोलो कितनी डिग्री होगी, सही से उस फ्रैक्शन को कवर करिए। एक राइट एंगल 90 होता है, 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्टली आंसर आपको पता चल जाएगा। 12th क्वेश्चन है, करेक्ट सोल्यूशन इसका 240 है। अब जैसे ये भी प्रश्न हमेशा रिपीट करता है, 7 सही 1/2 किलोग्राम है नमक, में से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट, जैसे एक गट्ठर बड़ा सा मतलब बंडल नमक खरीदा गया एक बोरी में और उसको छोटे छोटे पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो खरीदा तो हमने इतने किलोग्राम नमक खरीदा था, 7.5 किलोग्राम, और ग्राहकों को जो दे रहे हैं वो किस रेट से किस वेट में दे रहे हैं, 1/12 किलोग्राम में। तो आपको अगर 1/12 किलोग्राम के हिसाब से नमक को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो टोटल वेट कितना है, 7 दूना 14 1 15/2 किलोग्राम, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/12 से। कभी भी फ्रैक्शन का जो डिवीजन होता है उसमें फ्रैक्शन जो ऊपर वाला एज इट इज लिखिए 15/2, गुणे कर दीजिए, ये ऊपर 12 चला जाएगा, नीचे 1, 2 छंगे 12, 15 छक्के 90, 15 छक्के क्या होता है 90। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 90 राइट सोल्यूशन है। 13 नंबर है, 90 इस करेक्ट सोल्यूशन। कितने पैकेट बन सकते हैं, 90 पैकेट बन सकते हैं, 90 पैकेट टोटल बनाए जा सकते हैं। ये ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। ठीक, 1 मिलीमीटर बराबर होता है, देखो एक लेटर्स होती है, आपने पढ़ा होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि लेटर्स हमेशा पूछा जाता है और यही मीटर पे काम करता है, यही किलोग्राम पे काम करता है, यही आपका जो है वेट पर काम करता है। ठीक है, अगर मीटर सेंटीमीटर तो लेंथ की बात हो रही है, अगर यही ग्राम किलोग्राम में होता तो वेट की बात होती, और यही अगर आपकी कैपेसिटी होता तो लीटर मिलीलीटर होता, बात एक ही होता है। यहाँ एक मिलीमीटर किसके बराबर है, बाकी ऑप्शन देखो मिलीमीटर को किससे कंपेयर कराया गया है, मीटर से और सेंटीमीटर से, मीटर से और सेंटीमीटर से। अगर मिलीमीटर, देखो पहले एक तो समझ लो, ये जो इकाइयां हैं बड़ी होती जा रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ती हैं, और इधर से अगर ऊपर इधर जाते हैं तो घटती हैं। तो अगर हम किसी एक, अच्छा और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, इनके बीच का जो कंपैरिजन होता है वो 10-10 के इंटरवल पर डिपेंड करता है, 10-10 के इंटरवल पर। जैसे हम कह दें कि 1 किलोमीटर से मीटर, 1 2 3, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक, अगर हम इसी समय आपसे कह दें कि 1 मीटर से किलोमीटर 1 बटे, समझ रहे हैं, 1 मीटर बराबर 1 बटे 1 2 3, 3 जीरो, क्या होगा किलोमीटर। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसे प्रेजेंट करना है भिन्न बना के, और नीचे से ऊपर जाना है तो, अब अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो जैसे हम मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर से मीटर का मतलब देखो यह 3 जीरो की बात है। अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 1/1 2 3 क्या हो जाएगा बोलिए, 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1 2 3, 3 जीरो अर्थात इतने मीटर हो गए। अब इसको अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो आपको पता है कि 3 जीरो हैं तो आपको 3 अंक पर दशमलव लगाने होंगे, अर्थात इतने मीटर के बराबर होगा।
जो कहीं ऑप्शन में नहीं, तो मीटर वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए दिमाग से। अब सेंटीमीटर वाले पर आ जाइए। मिली से सेंटी अर्थात 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होगा। 1/10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर होता है, जो कि पहले ही ऑप्शन में, सॉरी सी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। 0.1 सेंटीमीटर, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए देखिए 0.1 मीटर लिख दिया है, तो वैसे भी कंफ्यूज होकर कि कुछ लोग पहले ऑप्शन पे टिक किए होंगे, ये भी भरोसा है मुझे ना। आप लोग कमेंट करना अगर किया है ऐसे किसी ने गलती, फिलहाल नहीं करें आप, अच्छी बात है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 0.1 क्या आया होगा? सेंटीमीटर। लास्ट है ये न्यूमेरिकल का। पेडागोजी का एक सेशन में पूरा लूंगा, जिसमें जूनियर और प्राइमरी दोनों को कंबाइन करके मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, शिक्षण वाला भाग। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? किसकी लागत सबसे कम है? ध्यान से देखिए, बताइए। रुपए 7.50 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। रुपए 7.50 प्रत्येक वस्तु, मतलब एक वस्तु का मूल्य 7.50 है। 75 दर्जन मतलब 7.50 गुणे 75 गुणे 1 12 कर दीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब इसका टोटल कास्ट निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वस्तु का दाम 7.50 है, 75 दर्जन है, एक दर्जन में 12, तो 12 गुणे 75 करिए, इसका टोटल कॉस्ट हो गया। दूसरे का देखिए, रुपए 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, 750 गुणे कितना कर दो? 75 कर दो। 750 गुणे 75 कर दो, ये आ गया। फिर देखिए, रुपए 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, 7.50 गुणे 7.50 गुणे कितना हो जाएगा? 750। लास्ट में 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन, 75, देखो ध्यान से समझिएगा, 7.50 इंटू, सॉरी 750 है, नॉट 7.50, दिस इज 750 इंटू 7.5 दर्जन मतलब 7.5 गुणे 12, ये है आपका। अगर इसको आप चेक कर लो तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सही उत्तर क्या आएगा। देखिए, जैसे अगर हम सोचे तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं बताइए? इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो मान आएगा 75 गुणे 75 करना होगा, लेकिन जीरो दशमलव की बात नहीं आएगी। इसमें भी अगर सोचो तो 75 गुणे 75 करेंगे, जो आएगा एक जीरो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा ये मान। अगर इसकी तुलना देखा जाए तो इससे छोटा हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा इनको देखा जाए, कंपेयर किया जाए, ये दोनों मान ज्यादा हैं। जैसे अगर आप इसको चेक करें तो 7.50 है जो 7.5 ही होती है, गुणे 75 है, गुणे 12 है। यहाँ पर 750 है और 7.5 है और 12, ये ज़्यादा है। ये दोनों मान इससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो 7.50 इंटू 750 होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है आपके पास। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और प्रोडक्ट करना आसान होता है। जैसे आप ये समझिए, इन दोनों को अगर आप कहीं पे चेक कर लीजिए, जैसे 75 750 गुणे अगर 75, तो आप दिमाग से निकाल दो कि ये जीरो भी है। 75 का वर्ग, किसी संख्या के अंत में अगर 5 होता है तो अंतिम में 25 आता है, और 7 8 56 एक अंक सक्सीजर, मैंने बहुत बार इस चीज को बताया है। अगर 75 का वर्ग करना है या किसी संख्या का जिसके अंत में 5 है, अंतिम में 25 आएगा, 7 8 56, इसके आगे 8 होता है 56। तो एक प्रकार से कितना हो गया? 5625, और एक जीरो बढ़ेगा। एक इसका मूल्य हो गया इसका, जबकि इसका मूल्य देखो उतना ही रहेगा, 56250 है। भाई वैल्यू तो वही है ना, 750 गुणे 75 ही है, 750 गुणे 75 है। अब इसको अगर हटा दें तो वही टर्म रहेगा और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। देखो छोटा हो गया कि नहीं, 56 25 हो गया। यही मेरा कहना है कि ये सबसे मिनिमम है। बाकी ये दोनों तो 12 लगने से वैसे भी बड़े हो गए भाई, वैल्यू देखो वैसे ही है, लेकिन 12 लगने से बड़े हो गए। सबसे मिनिमम सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप लोग थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न अगर देखा जाए सभी 15 में ये सबसे अच्छा प्रश्न था, जहां कंफ्यूजन ज़्यादा थी। तो अच्छे से इसकी एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे की तैयारियों के लिए भी रेडी रहिए। हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से और चीज़ों को कवर कराएं, आपकी तैयारियों में एक सहयोगी बनकर, साथी बनकर आपके साथ कार्य करें। लगातार जुड़े रहिए अलग अलग गतिविधियों में, और ईश्वर करे कि आपकी सफलता जल्दी तय हो, ऐसा जो है हमारा भी प्रयास रहेगा, और आप अपनी तरफ से भी फड़ करिए। आगे की जो संभावनाएं हो बहुत अच्छी होने वाली हैं, और जल्दी ही बहुत सारी अच्छी आपको खबरें शिक्षक भर्ती को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर मिलेगी, जहां से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने थॉट्स फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में।
जिसमें अगर कोई डाउट हो किसी प्रश्न को तो उसको भी जरूर कंफर्म करिएगा, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो उस पर आप लोग अपने कमेंट्स, फीडबैक, सुझाव जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है फिर से, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।